आज हम क्लास 10th की मैथ्स का चैप्टर नंबर 1 हम पढ़ने जा रहे हैं और जिसका नाम है रियल नंबर। और इससे पहले रियल नंबर पढ़ने से पहले हम कुछ इस चैप्टर की जो है बेसिक्स के बारे में बात करेंगे। और इस वीडियो को यूट्यूब पे अपलोड किया है बाय कुमार स्टडी पॉइंट, और यह हमारा खुद का कोचिंग इंस्टीट्यूट है। और यहाँ पर ये मेरा कॉन्टैक्ट नंबर भी है कि किसी भी स्टूडेंट को अगर कोई भी किसी भी टाइप का, ये मेरा व्हाट्सएप नंबर भी है, कॉन्टैक्ट नंबर भी है। और किसी भी स्टूडेंट को अगर आपका मैथ से रिलेटेड किसी भी टाइप का कोई डाउट रहता है तो हमें इस नंबर पर व्हाट्सएप भी कर सकते हैं, या फिर किसी भी टाइप का अगर आप चाहते हैं कि हम वीडियो बनाएं तो उसके बारे में भी यहाँ पर हमें व्हाट्सएप कर या नीचे कमेंट कर हमें मैसेज कर सकते हैं। तो आइए हम चैप्टर स्टार्ट करते हैं। क्लास 10th की CBSE बोर्ड NCERT का हम चैप्टर नंबर 1 पढ़ने जा रहे हैं जिसका नाम है रियल नंबर्स। सबसे पहले इस चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले हम इसकी कुछ बेसिक्स के ऊपर बात करेंगे कि आखिर ये रियल नंबर्स क्या होता है और ये रियल नंबर्स बनता कैसे है, इसके बारे में। तो सबसे पहले देखिए, सबसे पहले हम बात करते हैं रियल नंबर्स की कि ये रियल नंबर्स होता क्या है। तो रियल नंबर्स, क्योंकि हमारे चैप्टर का नाम ही क्या है, ये रियल नंबर हमारे चैप्टर का नाम है, जैसा कि आप देख पा रहे हैं भाई यहाँ पर चैप्टर नंबर जो 1 है वो रियल नंबर है। और रियल नंबर होता क्या है, तो ऑल द रेशनल एंड इरेशनल नंबर आर कॉल्ड रियल नंबर्स। अब इसमें सीधा सीधा ये बोल दिया गया है कि भाई कोई भी अगर आप बात करते हैं कि कोई भी रेशनल नंबर होता है और इरेशनल नंबर होता है, तो किसी भी रेशनल और इरेशनल, ठीक है, किसी भी रेशनल और इरेशनल नंबर को हम क्या बोलेंगे, हम सीधे सीधे रेशनल मतलब रियल नंबर बोल सकते हैं, ठीक है। तो आखिर हमारे पास एक कन्फ्यूज़न क्रिएट होती है कि आखिर ये रेशनल और इरेशनल नंबर होते क्या हैं, इसके बारे में हम बात करते हैं। तो अब हम बात करते हैं कि आखिर ये रियल नंबर होते क्या हैं और किस तरह से ये बनते हैं। अगर हमें ये अगर हम रेशनल नंबर को समझ लेते हैं, इरेशनल नंबर को समझ लेते हैं, यानी इन दोनों कॉन्सेप्ट्स को अगर हम समझ लेते हैं तो हमें क्या चीज़ आ जाएगी, हमें रियल नंबर के बारे में जानकारी प्राप्त हो जाएगी, ठीक है। और हम जान पाएंगे कि आखिर रियल नंबर होता क्या है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं, इसके बाद हम बात करते हैं इंटीजर्स की, क्योंकि रियल नंबर रेशनल नंबर जो होता है और इरेशनल नंबर्स जो होते हैं, इनका जो सीधा सीधा जो कॉन्सेप्ट है वो कहाँ से है, इंटीजर्स से है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं आखिर ये इंटीजर्स क्या है। तो इंटीजर्स ऑल नंबर्स फ्रॉम, बोलते हैं कि इंटीजर्स क्या है, बोल रहे हैं कि पॉजिटिव के जितने भी नंबर होते हैं 1 2 3 4 अप 5 6 7 8 अप टू इन्फिनिटी तक जितने भी पॉजिटिव के नंबर होते हैं, तो यानी कि पॉजिटिव में जितने भी नंबर आ रहे हैं वो सारे के पॉजिटिव नंबर, और माइनस का 1 माइनस के 2 माइनस के 3 अप टू नेगेटिव में भी सारे नंबर, और बीच में आप देख पा रहे हैं कि ये ज़ीरो आ रहा है। तो यानी कि ये 3 टाइप के नंबर अगर जितने भी आ रहे हैं, यानी कि पॉजिटिव के सारे नंबर और नेगेटिव के सारे नंबर और ज़ीरो, ये सारे के सारे नंबर्स मिलकर बनाते क्या हैं, इंटीजर्स बनाते हैं। क्या बनाते हैं, इंटीजर्स बनाते हैं, ठीक है। इसके बाद हम बात करते हैं आखिर ये रेशनल नंबर क्या है। तो रेशनल नंबर के ऊपर अगर हम बात करते हैं तो रेशनल नंबर ऑफ नंबर्स ऑफ फॉर्म P/Q, आप देख पा रहे हैं कि कोई भी नंबर अगर किस फॉर्म में बोल रहे हैं कि P/Q के फॉर्म में, यानी एक नंबर ऊपर लिखा हुआ है और एक नंबर नीचे लिखा हुआ है, और यहाँ पर एक स्पेशल कंडीशन दी गई है कि वेयर Q इज़ नॉट इक्वल टू ज़ीरो, आप देख पा रहे हैं। तो जिसमें आपकी Q की वैल्यू क्या है, वो ज़ीरो नहीं होनी चाहिए। आगे बोल रहे हैं कि वेयर P एंड Q बोथ वैल्यूज़, क्या बोला गया है, वेयर P एंड Q बोथ बिलोंग्स टू, यहाँ पर I है ये कैपिटल I मीन्स इंटीजर्स, यानी P और Q दोनों के दोनों इंटीजर्स होंगे, बट Q इज़ नॉट इक्वल टू ज़ीरो, आपको Q की वैल्यू ज़ीरो नहीं माननी है। यानी P और Q को P को ऊपर लिखना है और Q को नीचे लिखना है, और P और Q को इस तरह से लिखना है कि दोनों की दोनों वैल्यूज जो हैं इंटीजर्स में होनी चाहिए, बट शर्त यह है कि Q इज़ नॉट इक्वल टू ज़ीरो, हमें Q की वैल्यू ज़ीरो नहीं माननी है। ऐसे सभी नंबर्स को क्या बोला जाएगा, रेशनल नंबर बोला जाता है। क्या बोला जाता है, रेशनल नंबर बोला जाता है, ठीक है। आगे हम बात करते हैं कि ऑल इंटीजर्स, ठीक है, ऑल इंटीजर्स कैन बी एक्सप्रेस्ड एज रेशनल, और केवल ज़रूरी नहीं कि P/Q के फॉर्म में हो, इसके अलावा मतलब कौन कौन से तरीके से हम दिखा सकते हैं। तो भाई कुछ नंबर्स आप देखते हैं कि नॉर्मल जो नंबर्स होते हैं, जितने भी नेचुरल नंबर्स होते हैं या फिर जितने भी इंटीजर्स होते हैं, ये सारे के सारे भी रेशनल नंबर की काउंटिंग में आते हैं, क्योंकि आपको ये पता है कि कोई भी नंबर होता है उसके नीचे हमेशा 1
होता ही होता है। तो अगर आप नीचे किसी भी नंबर, सपोज़ आप 5 लिखते हैं, 5 के नीचे हमने क्या लिखा, 1 लिख लेते हैं। अगर हमने 5 के नीचे 1 लिखा तो यहाँ पर एक कंडीशन फुलफिल कौन सी वाली कर रहा है, रेशनल वाली, क्योंकि ऊपर पी मतलब ऊपर वाली वैल्यू कौन सी होनी चाहिए, पी होनी चाहिए, और नीचे क्यू होना चाहिए। और क्यू क्या है, बोलने की जो क्यू है वो नॉट इक्वल टू ज़ीरो होना चाहिए। तो नीचे वाला ज़ीरो भी नहीं है, यानी कि काम चल जाएगा आपका। यानी कि ये जो नंबर है 5/1, या किसी भी नंबर को अगर आप ऊपर, किसी भी इंटीजर्स को आप ऊपर मान लेते हैं और नीचे हम अगर 1 मान लेते हैं, तो वो सारे के सारे, यानी कि जितने भी इंटीजर्स हैं वो ऑलरेडी क्या हैं, रेशनल नंबर हैं। आगे हम बात करते हैं डेसिमल एक्सप्रेशन ऑफ रेशनल नंबर टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग। अगर हम किसी भी रेशनल नंबर को क्या करते हैं, नॉर्मली अगर हम डिवाइड करते हैं, डिवाइड करने पर 2 आंसर निकल के आएंगे, या तो टर्मिनेटिंग आंसर आएगा आपका या फिर नॉन टर्मिनेटिंग। अब हम टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग, ये जो 2 टर्म है इनके बारे में बात करते हैं। आखिर सबसे पहले टर्मिनेटिंग की बात करते हैं। तो टर्मिनेटिंग होता क्या है, आपको ये वर्ड आते हैं और बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़ करते हैं कि आखिर टर्मिनेटिंग क्या है। तो टर्मिनेटिंग का मतलब क्या है कि अगर हम डिवीज़न पॉसिबल कर रहे हैं किसी भी नंबर का, सपोज़ हमने क्या किया कि 10 को मतलब 5 से डिवाइड कर रहे हैं, तो 5 2 से क्या होता है, 10 होता है। सपोज़ यहाँ पर इसी की जगह पर कोई ऐसा नंबर होता कि जैसे ही हम डिवाइड कर रहे हैं, सपोज़ ये 10 की जगह कोई ऐसा नंबर होता कि हमारा जो आंसर है ऊपर आता 2 3 7, मतलब 3 इतना ही आ जाता, 2 3 7 अप्रॉक्स मान लेते, इतना मतलब इतना हमारा आंसर आता 2 3, मतलब 2 के पॉइंट के बाद हमारे केवल 2 डिजिट हैं और इसके आगे कोई नंबर नहीं आ रहा, और नीचे हमारा सपोज 0, रिमाइंडर जो आ गया है वो 0 आ चुका है। तो ऐसी कंडीशन में कहा जाता है, यानी कि आपका जो डिवीज़न है वो कम्प्लीटली पॉसिबल हुआ है और एग्जैक्ट आंसर उसने एक एग्जैक्ट डिजिट तक उसने क्या किया, डिवाइड करने के बाद हमें आंसर दिया है। तो ऐसे सभी नंबर्स को कहा जाता है टर्मिनेटिंग, जो पूरा पूरा आंसर देते हैं, यानी एग्जैक्ट पॉइंट में भी, बट आपका आंसर कहीं ना कहीं जाकर ख़त्म तो हो रहा है। तो ऐसे आंसर को कहा जाता है टर्मिनेटिंग, यानी ऐसे टर्म्स को भी टर्मिनेटिंग टर्म्स कह देते हैं, और जो आंसर होता है वो टर्मिनेटिंग कहलाता है। इसके बाद बात करते हैं नॉन टर्मिनेटिंग। नॉन टर्मिनेटिंग का मतलब होता है जो डिवाइड पूरी तरह से नहीं होता। सपोज़ हम बात करते हैं पाई की वैल्यू, आप सभी को पता होगा पाई की वैल्यू कितनी होती है, 3.14। क्या हाँ केवल ये 3.14 होती है, नहीं, इसके आगे भी वैल्यू होती है, टू टू पॉइंट मतलब 3.14 32 ऐसे करके समथिंग, आगे बहुत सारी वैल्यूज़ होती हैं। और ये जो वैल्यू होती है ना तो एक मतलब कोई रिपीट होती है, कोई भी वैल्यू रिपीट होती है, सारी की वैल्यू क्या होती है, लगातार, ना कोई पैटर्न फॉलो करता है ना ही कुछ, और ये लगातार जो वैल्यू होती है लगातार बढ़ती चली जाती है और पूरी तरह से डिवीज़न पॉसिबल नहीं होता। और पाई की वैल्यू, दूसरी वैल्यू भी आप जानते होंगे कि भाई 22/7 होता है। जब हम 22/7 को मतलब 22/7, जब 22 को 7 से डिवीज़न हम करते हैं, डिवाइड करते हैं, तो जो हमारा आंसर होता है वो कम्प्लीटली डिविजिबल नहीं होता, वो लगातार आपका आंसर जो है पॉइंट में आता ही रहता है, आता ही रहता है, कहीं डिवीज़न मतलब रिमाइंडर आपका 0 नहीं आता ओवरऑल। और जब जब आप ध्यान रखें कि जब आप डिवीज़न कर रहे हैं किसी भी 2 टर्म को और आपका रिमाइंडर अगर 0 आ जाता है, तो वो टर्म क्या कहलाएगी, टर्मिनेटिंग कहलाएगी, और जिसमें आपका रिमाइंडर 0 नहीं आता वो नॉन टर्मिनेटिंग कहलाएगी। यहाँ तक आप समझ चुके होंगे, ठीक है। तो ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट है, ठीक है। तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना है। इसके बाद हम बात करते हैं, नेचुरल नंबर की, ठीक है, कि नेचुरल नंबर होता क्या है। नेचुरल नंबर में अगर हम बात करते हैं तो नेचुरल नंबर क्या है, कोई भी ऐसा नंबर, ठीक है। नेचुरल नंबर में क्या है, कोई भी ऐसा नंबर जैसे कि 1 2 3 4 5 6, ये सारे के सारे नंबर्स क्या कहलाते हैं, नेचुरल नंबर्स कहलाते हैं। इसके बाद हम बात करते हैं होल नंबर्स। होल नंबर्स में क्या आता है, नेचुरल नंबर में केवल एक एक्स्ट्रा चीज़ लग जाती है, 0, तो ये क्या बन जाता है, होल नंबर्स बन जाता है, ठीक है। तो ये वाला बहुत ज़्यादा सिंपल कॉन्सेप्ट है, कुछ खास नहीं है इसमें, बहुत ईजी है। अगर हम इसको एक डायग्राम के फॉर्म में समझें ताकि हम लंबे समय तक याद रखें, तो ध्यान से सुन देखिए आप इसको। जो येलो पार्ट है ये सारा का सारा, यानी 1 2 3 4 अप टू इन्फिनिटी तक ये सारे के सारे नंबर सारे हैं नेचुरल नंबर कहलाते हैं। उसमें केवल 0 ऐड कर दिया, और मतलब नेचुरल नंबर सारे लेने हैं और नेचुरल नंबर के साथ साथ एक 0 ले लेंगे, तो ये सारे के सारे जो हैं पूरा जो बॉक्स होगा, मतलब जो आप देख पा रहे हैं लाइट मतलब लगभग रेडिश कलर का है, तो यहाँ पर इसको बोला जाता है होल नंबर्स। और उसी होल नंबर्स के साथ अगर हमने नेगेटिव वाले भी नंबर लेना शुरू कर दिया, यानी पॉजिटिव तो इसमें आ गए नेचुरल नंबर में, 0 होल नंबर्स में आ गया, और नेगेटिव नंबर और ले लिए, तो ये इसका नाम चेंज होकर इंटीजर्स कहलाता है। क्या कहलाता है, इंटीजर्स। और इसी इंटीजर्स में आपको ध्यान रखना है कि जब जैसे ही हम फ्रैक्शनल वैल्यू लेना शुरू कर देते हैं, यानी कि p/q के फॉर्म में जब हमारी वैल्यू आना शुरू हो जाती है, तो ये सारे के सारे नंबर कहलाते हैं रेशनल नंबर।
और ये रेशनल नंबर और कुछ इरेशनल नंबर होते हैं, जैसे कि पाई अपॉन समथिंग कुछ भी होता है, या फिर रूट का नंबर है, या पाई जो है वो नंबर है। ठीक है, ये सारे के सारे क्या कहलाते हैं, इरेशनल नंबर। और आपने दूसरी क्या देखी, ओवरऑल वैल्यू, तो कोई भी ऐसी वैल्यू यानी जिसमें रूट के मतलब नीचे की तरफ रूट में रूट का नंबर आता है, कोई भी वैल्यू के नीचे अगर नीचे रूट की वैल्यू आती है या फिर रूट की खुद की वैल्यू है, तो अगर यानी कि हम अगर डिवाइड करते हैं तो हमारा कंप्लीट आंसर नहीं देता है, नॉन टर्मिनेटिंग टर्म निकल के आता है, तो वो सारी की सारी वैल्यूज़ किस में आ जाएंगी, इरेशनल में आ जाएंगी। इरेशनल नंबर की हम कुछ एक और स्पेशलिटी की बात करें कि इरेशनल नंबर को पहचानने का क्या तरीका सही है। तो इरेशनल नंबर होता क्या है कि जैसे कि नॉर्मली आपने पी बाई क्यू के फॉर्म में आपने डिवाइड किया, ठीक है, तो ये कंडीशन किसकी है, रेशनल नंबर की, हमें ये बात पता है। बट कहा जाता है कि जब भी आप क्या करें, जब भी आप डिवाइड करते हैं और डिवाइड करने पर अगर आपका आंसर आ रहा है, सपोज़ आंसर आ जाता है, मान लेते हैं कि 0.232323 जो है लगातार रिपीट होता जा रहा है, और ये अप टू डैश 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 कहाँ तक हो रहा है, अप टू इन्फिनिटी तक, मतलब ये लगातार रिपीट होता ही चला जा रहा है, और कब तक हो रहा है हमें नहीं पता है। ठीक है, तो आगे यानी कि 3 डॉट का मतलब क्या है, लगातार आपका जो आंसर है ये रिपीट होता चला जा रहा है। ये सारे के सारे ये कहलाते हैं स्पेशल पैटर्न फॉलो करना, और ये एक स्पेशल पैटर्न फॉलो कर रहे हैं। ठीक है, और इसके ऊपर जो नंबर बार बार रिपीट होते हैं इनके ऊपर बार लग जाता है। ठीक है, तो ये बार वाले जो नंबर्स होते हैं ये सारे के सारे नंबर्स कहाँ जाते हैं, ये भी सारे के सारे किस में आते हैं, ये भी इरेशनल नंबर में आते हैं। इसके साथ साथ इरेशनल नंबर की एक और कंडीशन होती है, ये अगर आप यानी कि अगर आपके ऊपर मतलब नंबर के ऊपर बार लगा है तो भी इरेशनल होगा। दूसरी कंडीशन क्या है, जब जैसे कि एक पाई की वैल्यू होती है, ये पाई की वैल्यू जो होती है जो कि कहलाते हैं 3.14, और आगे डैश 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 लगा होता है यानी वैल्यू कंप्लीट नहीं आती है, तो ये भी पाई की वैल्यू। और इसमें खास बात क्या होती है, ना ही कोई स्पेशल पैटर्न फॉलो होता है, ना ही कोई बार लगी होती है, तो ये पाई वाला नंबर भी क्या होता है, ये भी एक इरेशनल नंबर होता है, ये आपको ध्यान रखना है। इसके साथ साथ आप देखते हैं कि यहाँ बार लग गया, बार वाला नंबर हो गया। एक आपने देखा कि कोई भी चीज़ टर्म रिपीट नहीं होता है, ना ही स्पेशल पैटर्न फॉलो हो रहा है। और एक नंबर आप देख सकते हैं कि जैसे आपने सपोज़ मान लिया कि 0.101 001 इस तरह से कोई भी आपका नंबर आ गया है और आगे डैश 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 लगी है, यानी कि आपका नंबर जो है मतलब सॉल्यूशन अभी ख़त्म नहीं हो रहा है। तो ऐसे मतलब ये इस टाइप का जो भी नंबर है ये एक स्पेशल पैटर्न, पहले में 1 0 फिर 2 0 फिर 3 0 आप देख पा रहे हैं। तो इस तरह के जो नंबर होते हैं स्पेशल पैटर्न फॉलो करते हैं यानी कि डिवीज़न में। यानी कि और एक आसान तरीका क्या है पहचानना कि आगे अगर आपके आंसर के आगे 3 डॉट लगी हैं, मतलब अगर आपका आंसर कंप्लीट नहीं आ रहा है यानी कि नॉन टर्मिनेटिंग आ रहा है, तो नॉन टर्मिनेटिंग वाले सारे के सारे टर्म्स यानी नंबर जो है वो क्या कहलाएंगे, इरेशनल कहलाएंगे। तो यहाँ तक है। और आगे ये सारे के सारे रेशनल थे, कौन कौन से, नेचुरल, होल, इंटीजर्स और रेशनल नंबर, ये सब मिल के क्या बन गए, रेशनल नंबर। और ये होते हैं रेशनल नंबर, और रेशनल और रेशनल इन दोनों को अगर मिला दिया जाए तो एक रियल नंबर बन के तैयार होता है, जो हमारा चैप्टर का नाम है। उम्मीद है आपको यहाँ तक समझ में आया होगा। आगे हम देखते हैं कुछ बात करते हैं, जैसे कि हम छोटे क्लास में हमने ये बेसिक्स के बारे में बात की है, आज हम फिर से रिपीट कर लेते हैं एक बार कि मतलब मैक्सिमम बच्चे क्या होते हैं, कंफ्यूज होते हैं। अब 10th क्लास में हैं, अब हमें बोर्ड एग्ज़ाम देना है, अब हम ये छोटे छोटे कॉन्सेप्ट में बार बार फंसते रह जाएंगे तो हमारे लिए बहुत ज़्यादा आगे दिक्कत होने वाली है। तो हमें ऐसा कोई भी कॉन्सेप्ट रखना नहीं, क्योंकि कहीं भी बेसिक्स से उठा के भी एक छोटा सा क्वेश्चन दे दिया जा सकता है, और हम अगर हमारी बेसिक्स क्लियर नहीं है तो हो सकता है भाई हम वहाँ पर फंस जाएँ और हमारे नंबर फालतू में चले जाएँ। ठीक है, तो यहाँ पर हम बात कर रहे हैं क्या, इवन नंबर क्या होता है। ठीक है, तो इवन नंबर आखिर है क्या, तो इवन नंबर का मतलब कोई भी नंबर्स, ठीक है, नेचुरल नंबर ऑफ द फॉर्म 2n, कोई भी नंबर अगर 2n के फॉर्म में है यानी कि 2 के मल्टीपल में है, या फिर दूसरे वर्ड में बोल सकते हैं कि 2 से डिवाइड अगर हो सकता है, यानी कि या तो कोई नंबर 2 के मल्टीपल में है यानी कि 2 के टेबल में आता है, या फिर 2 से डिवाइड होता है, वो सारे के सारे नंबर्स क्या कहलाते हैं, इवन नंबर कहलाते हैं। नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं ऑड नंबर की। ऑड नंबर की अगर हम बात करते हैं, ऑड नंबर में क्या है, सिंपल सी बात है, या तो कोई नंबर 2 के टेबल में नहीं आ रहा है, 2 का मल्टीपल नहीं है, ठीक है, यानी कि 2n-1 का मल्टीपल है, या फिर 2n+1 भी बोल सकते हो या -1 भी बोल सकते हो, दोनों बोल सकते हैं। ठीक है, या तो 2 का मल्टीपल नहीं है, ये सीधे सीधे बोल लो, या फिर 2n-1 या 2n+1 का मल्टीपल है। ठीक है, या फिर आप देख सकते हैं नॉर्मली कौन कौन से नंबर हैं, 1 2 1 3 5 7, ये सब क्या है जो 2 से डिवाइड नहीं होते हैं, 2 की टेबल में नहीं आते, वो सारे के सारे नंबर्स क्या कहलाते हैं, ऑड नंबर्स कहलाते हैं।
बात क्लियर हो रही है यहाँ तक? आगे हम बात कर रहे हैं, नॉर्मली आप देख सकते हैं क्या बोला गया यहाँ पर, वाई कैन नॉट वी राइट द फॉर्म एस 2n+1। यहाँ पर एक सवाल पूछ लिया गया है कि यहाँ पर जो ऊपर आपको टर्म लिखा हुआ है, क्या बोला है, 2n -1। इन्होंने 2n-1 ही इन्होंने फार्मूला दिया है। इन्होंने बोला कि 2n+1 क्यों नहीं मान सकते। एक बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है, आखिर हम कैसे नहीं मान सकते। सपोज़ हम मान लेते हैं कि 2 है और n की जगह पहला नंबर जो सबसे छोटा से छोटा नंबर होता है वो होता क्या है, वो होता है 1, क्योंकि नेचुरल नंबर आपको माननी है। तो n की वैल्यू हमने नेचुरल मानी और हमने सपोज़ मान लिया +1। तो यहाँ पर क्या हो गया, देखो 2 1 तक 2 आ गया और +1 का मतलब 3, यानी आप कहाँ पहुँच गए, पहला ही नंबर आपका 3 आ रहा है, जबकि 1 भी एक क्या होता है, एक ऑड नंबर होता है। यानी अगर हम इस फार्मूले में प्लस वाला फार्मूला लगा देते हैं तो इसमें प्रॉब्लम क्या क्रिएट होती है, हमारा 1 जो है एक इम्पॉर्टेंट ऑड नंबर छूट जाता है। इसीलिए हमें क्या नहीं करना है, यहाँ पर +1 का फार्मूला नहीं लगाना है, वो गलत हो जाएगा, गलत साबित हो जाएगा, क्योंकि एक हमारा ऑड नंबर छूट रहा है। अगर हम माइनस का लगाते हैं इसी की जगह तो हम चेक करके देखते हैं कि भाई क्या फ़ायदा है, आखिर माइनस लगाने से क्या हो रहा है। तो हमने माइनस लगा के देखी तो हमारा 2 1 2 आ रहा है और -1 मीन्स आंसर आपका 2 ही आ रहा है, यानी नहीं सॉरी, आंसर कितना आ रहा है आपका 1 आ रहा है। आंसर कितना आया, 1। तो आपने 2 में से 1 माइनस किया, 1 आ रहा है। यानी कि अगर हम ये फार्मूला लगाते हैं, इसमें हमारा पहले ही इंटीजर्स मतलब पहला ही जो नेचुरल नंबर है वो कवर हो रहा है, यानी कोई भी नेचुरल नंबर इसमें छूट नहीं रहा है। यानी कि ये सारे के सारे ऑड नंबर्स को फॉलो कराता है अगर हम 2n-1 का फार्मूला लगाते हैं, जबकि 2n+1 का लगाते हैं तो उसमें 1 छूट जाता है। इसलिए ये ध्यान रखें कि कभी भी ऑड नंबर निकालने के लिए कभी फार्मूला 2n+1 का नहीं फॉलो करना है। तो एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट हमने यहाँ पर आज सीख लिया, ये जो भी इससे पहले हमें पता नहीं था, ठीक है। तो ये आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा। आगे हम कुछ बातें हमें अभी तक जो पढ़ी हैं उससे क्या रिमेंबर करते हैं। देखो, रिमेंबर दिस, ऑल नेचुरल नंबर, यहाँ से इस टाइप के कॉन्सेप्ट जो अभी हमने पढ़े थे, इन कॉन्सेप्ट से हमारे मैक्सिमम 1 मार्क्स के या MCQ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन हमारे पास आ जाते हैं एग्जाम्स में। क्या क्वेश्चन है देखिए, मतलब क्या कॉन्सेप्ट है, ऑल नेचुरल नंबर, जितने भी नेचुरल नंबर होते हैं वो सारे के सारे होल होते हैं। पहली कॉन्सेप्ट आपको क्लियर होना चाहिए। क्यों, क्योंकि आपने अभी देखा कि ये जो आपने अभी चार्ट पढ़ा था, इस चार्ट में आपने क्या खास बात देखी कि आपके जितने भी होल नेचुरल नंबर्स थे ये किस में आ रहे हैं, होल नंबर्स में आ रहे हैं। तो वही बात यहाँ पर इन्होंने बोली है कि जितने भी आपके नेचुरल नंबर्स आते हैं वो कहाँ आते हैं, होल नंबर्स के बॉक्स में आते हैं। इसके बाद बात करते हैं, जितने भी होल नंबर्स हैं वो सारे के सारे इंटीजर्स वाले बॉक्स में आते हैं। तो देखिए, जितने भी आपके क्या आ रहे हैं, होल नंबर्स यहाँ तक हैं, वो किसके अंदर आ रहे हैं, इंटीजर वाले बॉक्स में आ रहे हैं। और दूसरी चीज़, लास्ट कॉन्सेप्ट क्या होगा कि जो इंटीजर्स वाला है नंबर है वो कौन से बॉक्स में आ रहे हैं, रेशनल वाले में आ रहे हैं। और इरेशनल बिल्कुल अलग है और रेशनल बिल्कुल ही अलग है। बट रेशनल और इरेशनल दोनों को ले लिया जाए तो ये कौन से वाले बॉक्स के अंदर हैं, ये आप देख पा रहे हो, ये रियल वाले बॉक्स के अंदर हैं, यानी कि ये दोनों के दोनों रियल नंबर होते हैं। तो यहाँ तक उम्मीद है आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। आगे हम बात करते हैं प्राइम नंबर्स की। किसकी बात करते हैं, प्राइम नंबर्स की। तो प्राइम नंबर्स की अगर हम बात करते हैं तो प्राइम नंबर्स होता क्या है। तो नॉर्मली अगर हम बात करें, नेचुरल नंबर, कोई भी नेचुरल नंबर ग्रेटर देन 2, ध्यान रहे कि ऐसा कोई भी नेचुरल नंबर जो 1 से बड़ा हो, विच आर डिविजिबल बाई 1, और 1 से डिवाइड भी हो। यानी पहली कंडीशन क्या है कि नंबर 1 से बड़ा होना चाहिए और 1 से डिवाइड भी होना चाहिए। एंड द नंबर इट सेल्फ कॉल्ड प्राइम नंबर, तो उस नंबर को खुद ही क्या बोल दिया जाएगा, प्राइम नंबर बोला जाएगा। बट कंडीशन क्या है, प्राइम नंबर हैव 2 फैक्टर्स। बट स्पेशलिटी प्राइम नंबर की ये है कि केवल और केवल उस प्राइम नंबर के केवल 2 ही फैक्टर होने चाहिए, 2 से ज़्यादा फैक्टर नहीं चलेंगे। अगर गलती से 2 से ज़्यादा फैक्टर हैं तो वो प्राइम नंबर नहीं होगा, ये ध्यान रखना है। यानी कि फैक्टर का मतलब क्या है, वो केवल 2 नंबर से ही डिवाइड होगा, बाकी उन 2 नंबर के अलावा और किसी भी नंबर से वो डिवाइड होगा ही नहीं। अगर ऐसा कोई नंबर है तो ही प्राइम नंबर होगा, ठीक है। जैसे कि हम बात करते हैं, फॉर एग्जांपल 2 हो गया, 2 क्या है, 1 के टेबल में भी आता है, 2 के टेबल में भी आता है। 3 है, 3 अपने खुद के टेबल में भी आता है और 1 के टेबल में भी आता है। 1 के टेबल में तो सभी नंबर आते ही आते हैं, ये तो आपको पता ही है। यानी 5 है और किसी के टेबल में आता ही नहीं, अपने ही टेबल में आता है और 1 में आता है। 7 अपने में आता है और 1 में आता है। 11, इसी टाइप से बहुत सारे हमारे प्राइम नंबर हैं। ध्यान देने वाला जो कॉन्सेप्ट है वो ये है कि 1 इज़ नॉट अ प्राइम नंबर।
वन को कभी भी आप प्राइम नंबर ना माने, क्योंकि वन का केवल एक ही फैक्टर होता है, बट जबकि हमने बात क्या की है, कम से कम 2 फैक्टर की। तो यहाँ इसके वन की 2 फैक्टर होते नहीं, केवल एक ही फैक्टर होता है, इसीलिए ये प्राइम नंबर नहीं होता। इट हैज़ ओनली 1 फैक्टर। समझ में आ गया। आगे हम बात करते हैं कंपोजिट नंबर क्या होता है। ठीक है, तो नेचुरल नंबर विच आर डिविजिबल विच आर डिविजिबल बाई वन और इटसेल्फ। कोई भी नंबर जो कि वन और खुद अपने आप से क्या हो रहा है, डिवाइड हो रहा है, एंड अदर नंबर और नंबर आर कॉल्ड कंपोजिट नंबर। तो कोई भी ऐसा नंबर जो कि वन से भी हो, अपने आप से भी डिवाइड हो, और बाकी कुछ नंबर और से भी डिवाइड हो। जैसे कि हमने बात की फॉर एग्जांपल 4। जैसे कि 4 है, 4 क्या होता है, 1 के टेबल में भी आता है, 4 अपने खुद के टेबल में आता है, 4 1 ज़ा 4, और 2 के टेबल में भी 4 आता है, 2 2 ज़ा 4। तो ध्यान रहे, ऐसे कोई भी नंबर जो कि अपने टेबल में भी आते हैं, 1 के टेबल में भी आते हैं, और उसके अलावा भी किसी और के टेबल में भी आ सकते हैं, तो वो सारे के सारे नंबर क्या कहलाएंगे, कंपोजिट नंबर कहलाएंगे। एक इम्पॉर्टेंट नोट पॉइंट क्या है कि वन नाइदर प्राइम और नॉर कंपोजिट नंबर। आपको ध्यान हमेशा इस बात पे देना है कि भाई वन तो ना तो प्राइम में आया और ना ही कंपोजिट में आया, तो भाई वन है क्या। ठीक है, तो यहाँ से कॉन्सेप्ट निकलता है। ठीक है, तो वन क्या होता है, ना ही प्राइम नंबर है, ना ही कंपोजिट की कैटेगरी में आता है। ठीक है, आगे हम बात करते हैं, एक नया कॉन्सेप्ट पढ़ने जा रहे हैं। यहाँ पर आप एक फ़ोटो देख पा रहे हैं, आखिर ये थोड़े बुजुर्ग से दिख रहे हैं, आखिर ये हैं कौन। तो ये कोई छोटा मोटा व्यक्ति नहीं है, ये बहुत ही महान मैथमेटिशियन है, इनका नाम था यूक्लिड्स। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इन्होंने बुक भी राइट की हैं, मतलब मैथ्स के ऊपर अपनी बुक्स। ये क्या है, ग्रेटेस्ट ग्रीक फिलोसोफर। ये ग्रीक भाषा के एक बहुत बेहतरीन फिलोसोफर हैं जिनका नाम था यूक्लिड्स, और इन्हें फादर ऑफ ज्योमेट्री भी कहा जाता है। किसे, लुइस यूक्लिड्स को। ठीक है, यूक्लिड्स को फादर ऑफ ज्योमेट्री भी कहा जाता है। इन्होंने क्या किया, इन्होंने मैथमेटिशियन, एक बहुत महान मैथमेटिशियन भी थे। ठीक है, क्योंकि इन्हें फादर ऑफ ज्योमेट्री भी कहा जाता है, और बहुत ही ज़बरदस्त क्या थे, ये मैथमेटिशियन भी थे। इन्होंने एक अपना, हमारे 10th क्लास में इन्होंने फार्मूला दिया, यूक्लिड्स डिवीज़न लेमा। आखिर ये यूक्लिड्स के नाम से, अपने ही नाम से इन्होंने एक रूल बनाया और इन्होंने फार्मूला बना दिया, और इन्होंने बताया आखिर यूक्लिड्स डिवीज़न लेमा में था क्या। इन्होंने बात बताई कि गिवन 2 पॉजिटिव इंटीजर, मान लेते हैं कोई भी 2 पॉजिटिव इंटीजर हैं, एक a मान लेते हैं और एक b मान लेते हैं, देयर एग्जिस्ट यूनिक इंटीजर q एंड r। तो उन्होंने बात बताई कि कोई 2 इंटीजर और भी एग्जिस्ट करते हैं, q और r सेटिस्फाइंग, और वो इन a और b को सेटिस्फाई करते हैं, और उनको करने का एक स्पेशल तरीका है, उसको लिखने की जो इक्वेशन टर्म होगी वो क्या होगी, a इज इक्वल्स टू बी क्यू प्लस आर के टर्म्स में हम लिखेंगे, जिसमें आपका r जो है, r की वैल्यू क्या है, आप देख पा रहे हैं यहाँ पर 0 लिखा होगा। यानी कि उन्होंने बताया कि जो r है, r की वैल्यू 0 या फिर 0 से बड़ी होगी, बट b से छोटी या फिर बराबर हो सकती है, जहाँ पर a और b क्या था, वही पॉजिटिव इंटीजर्स थे। ठीक है, एक नोटिस, इन्होंने नोट पॉइंट क्या बताई कि ईच टाइम r इज़ लेस देन, हमेशा ही r की वैल्यू क्या होनी चाहिए, हमेशा ही b से छोटी होनी चाहिए। ईच q एंड r आर यूनिक, और q और r जो होगा वो बिल्कुल डिफरेंट निकलना चाहिए हर बार। ठीक है, ये बात खास है। ये किसने बताया, यूक्लिड डिवीज़न लेमा। व्हाट डज दिस मीन, आपने देखा कि भाई यहाँ पर क्या है कि जो नंबर होगा, जो आपका आंसर होता है, वो हमेशा क्या मानेंगे, a मानेंगे। b किसे मानेंगे, जिससे हम डिवाइड कर रहे हैं। ठीक है, वो, और जिसके टेबल से कट रहा है, जैसे कि 2 है, 2 9 से क्या हो गया 18, तो आपका कुछ बचा ही नहीं, क्योंकि पूरे तरह डिवाइड हो रहा है, तो रिमाइंडर उस कंडीशन में 0 होगा। ठीक है, तो उसी टाइप से जैसे कि 3 से डिवाइड किया तो 3 5 से क्या हो गया 15, 3 5 से 15 होता है, उसमें अगर हम 3 जोड़ देते हैं तो हमारा क्या आ जाएगा भाई, 18 बन जाएगा। तो ये अलग अलग मल्टीप्लिकेशन से हम क्या कर सकते हैं, इसको डिवाइड कर सकते हैं। आगे हम बात करते हैं, आखिर जब हम डिवाइड करते हैं तो उसमें कौन से टर्म को क्या बोला जाता है। ध्यान रहे, जिस नंबर को डिवाइड करना होता है वो नंबर, जैसे सपोज 21 अंदर लिखा हुआ है डिवीज़न करते वक्त, तो इसे डिविडेंड बोला जाता है। इसको डिविडेंड भी बोलते हैं, इसको कैपिटल डी से भी रिप्रेजेंट किया जाता है। और साथ ही साथ जो टर्म बाहर होता है जिससे हम डिवाइड करते हैं उसको डिवाइज़र बोलते हैं, और डिवाइज़र की जगह इसको डी भी कहा जाता है। इसके बाद डिवाइड करने के बाद आपने पढ़ा 3
मतलब 7 9 जा कितना आ गया 20, मतलब 7 3 जा 21। तो ये जो 3 आया है, इस 3 को क्या बोला जाता है, क्वोशिएंट बोलते हैं। और इसको क्या बोल देते हैं, इसी क्वोशिएंट को स्मॉल क्यू भी लिखा जाता है। आगे हम बात करते हैं, जब आपने 7 3 जा 21 आया, और नीचे जब हमने माइनस किया 27 को 21 से, मतलब 27 में से 21 जब माइनस किया तो आपका रिमाइंडर कितना आ रहा है 6। तो ये रिमाइंडर कहलाता है, और इसी रिमाइंडर को आर से रिप्रेजेंट किया जाता है, जो आपने पीछे देखा था। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है, ये सारे टर्म्स याद रखें। आगे हम बात करते हैं एप्लीकेशन ऑफ लेमा। ये जो आपने लेमा पढ़ा है, आखिर इसका एप्लीकेशन क्या है। ठीक है, तो ये जो यूक्लिड्स थे, यूक्लिड्स डिवीज़न लेमा इज़ यूज्ड टू फाइंड HCF ऑफ 2 पॉजिटिव इंटीजर। आखिर हमारा इसका काम क्या आता है, यूक्लिड डिवीज़न हमने लेमा तो पढ़ लिया, बट यूज़ क्या है। तो कहा जाता है कि जब भी हमें HCF निकालना है किसी भी 2 पॉजिटिव इंटीजर को, नेगेटिव इंटीजर ध्यान से मत, इसमें ध्यान मत देना, नेगेटिव इंटीजर बिल्कुल नहीं लेना है गलती से। आप सोच लो एक नेगेटिव आ जाए तो भाई HCF निकाल लेंगे, बिल्कुल नहीं निकलने वाला है। कंडीशन क्या है कि दोनों के दोनों इंटीजर जो हैं पॉजिटिव होने चाहिए, और उनका HCF निकालने के लिए हम क्या करेंगे, यूक्लिड्स डिवीज़न लेमा का यूज़ करेंगे। फॉर एग्जांपल की बात करें, जैसे कि हमने 36 ले, मतलब 56 ले लिया, और 72 ये 2 नंबर से ले लिए, और हम इसका HCF निकालना चाह रहे हैं। तो ये अप्लाइंग स्टेप 1 हम क्या करेंगे, ये अप्लाइंग लेमा किस में लगा रहे हैं, 56 और 72 में हम यूक्लिड्स डिवीज़न लेमा लगा रहे हैं। टेक बिगर नंबर एंड लोकेट बी एंड आर। आपको क्या करना है, जो दोनों में से बड़ा नंबर उसको बाहर लिख लेना है, जो छोटा है उसको उससे हम डिवाइड करेंगे। जैसे 56 वन जा के आ गया, 56 आया होगा, और 72 से कितना कम है उतना हम जोड़ देंगे। तो ये पूरी तरह से ये हमारा ये तो डिवाइड करके हमारा रिमाइंडर कितना आ गया 16। तो यहाँ पर ए की वैल्यू क्या आ गई 22, बी की वैल्यू आ गई 56, और यहाँ पर क्यू की वैल्यू है 1, और यहाँ पर रिमाइंडर आर जो है वो 16 कहलाएगा। ठीक है, और यहाँ पर साफ साफ देख रहे हैं कि आपका रिमाइंडर जो है यानी कि 16 है, और जो कि 0 नहीं है। और जब तक 0 नहीं आ जाएगा तब तक आपको ये करते रहना चाहिए, करना ही पड़ेगा। ठीक है, तो आपको 0 आपका लाना टारगेट होता है। कंसीडर 56। अब आपको क्या करना है, जैसे ही आपका देखा कि भाई रिमाइंडर आपका 0 नहीं आया, तो अब आप एक बार फिर स्टेप में पढ़ेंगे। इस बार आपको क्या करना है, कंसीडर 56 एज अ न्यू डिवाइडेड। ठीक है, डिविडेंट आपको क्या करना है, 56 जो आपका बचा हुआ है उसको इस बार डिविडेंट मानेंगे, यानी उसको हम 72 की जगह किसे लिखें, 56 को मान लेंगे। ठीक है, एंड 16 जो आपका रिमाइंडर आया था उसको डिवाइज़र मानेंगे, मीन्स उससे आपको डिवाइड करना है, यानी 56 को आपको बाहर रखना है और 16 से हम डिवाइड करेंगे। 16 3 क्या होता है, लगभग आप बात कर सकते हैं कि भाई आपका 48 होता है। 16 3 48, और उसमें 8 जोड़ेंगे तो आपका कितना आ जाएगा 56, पूरी तरह से डिवाइड आएगा। बट रिमाइंडर इस बार भी हमारा क्या नहीं आया, 0 नहीं आया, हमारा 8 आया है। 8 इज़ ऑल्सो नॉट इक्वल टू 0। तो हम क्या करेंगे, फिर से हम एक स्टेप और बढ़ाएंगे। इस बार हम क्या करेंगे, जो 16 आपका था यानी जो बी होता है उसको ए मान लिया जाता है, और आर को क्या मान लेते हैं, बी की जगह पर मान के कर लिया जाता है। यही यूक्लिड्स डिवीज़न का रूल है, डिवीज़न लेमा का रूल है। तो हमने क्या किया, इस ये जो आपका 16 आया इसको हमने ए मान लिया, यानी बाहर लिख लिया, और हम क्या करेंगे, जो 8 है उससे हम डिवाइड करेंगे। तो 8 2 क्या होता है 16, और पूरा 8 के टेबल से कट रहा है, यानी रिमाइंडर हमारा 0 आ चुका है। तो हमारा काम लगभग क्या हो गया, हो चुका है, क्योंकि हमें क्या करना था, रिमाइंडर 0 ही लाना था। आपका काम खत्म हो गया। आगे हम बात करते हैं क्या, सिंस रिमाइंडर इज़ 0, डिवाइज़र क्या है, इसका मतलब हमारा जो डिवाइज़र है, डिवाइज़र कितना बचा, 8 बचा था लास्ट स्टेप में। तो 8 को ही हम क्या मान लेंगे, HCF मान लेंगे। समझ में आ गया। तो यही हमारा जो ओवरऑल मेथड है इसको बोला जाता है ऑल दो यूक्लिड्स डिवीज़न लेमा इज स्टेट फॉर ओनली पॉजिटिव इंटीजर्स। ध्यान देने वाली बात यह है जो मैं अभी बता रहा था कि केवल और केवल यूक्लिड्स डिवीज़न लेमा केवल पॉजिटिव इंटीजर के लिए ही एप्लीकेबल है, नेगेटिव में गलती से नहीं लगाना है कहीं भी, क्योंकि आंसर आपका रॉन्ग ही आना है, निकलेगा ही नहीं। इट कैन बी एक्सप्रेस्ड बाई ऑल इंटीजर्स एक्सेप्ट 0। आपको क्या लेना नहीं है, यूक्लिड डिवीज़न लेमा में आपको 0 नहीं लेना है, उसके अलावा आप कोई भी इंटीजर्स ले सकते हैं, और ख़ास करके आपको पॉजिटिव इंटीजर ही लेना है। ठीक है, कंस्ट्रक्शन। ठीक है, कंस्ट्रक्टिंग अ फैक्टर ट्री। आइए हम एक फैक्टर ट्री बना के देखते हैं, क्योंकि आपके NCERT बुक में एक ये वाला कॉन्सेप्ट भी दिया है फैक्टर ट्री बनाने वाला। कैसे बनाना है फैक्टर ट्री, राइट द नंबर एज अ प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर। आपको क्या लिखना है, किसी भी नंबर को ऐसे ही इस तरह से लिखना है कि वो प्राइम नंबर का एक प्रोडक्ट हो। ठीक है, एंड कंपोजिट नंबर, यानी आपको किसी भी 2 नंबर का आपको क्या लिखना है, प्रोडक्ट लिखना है, उनमें से एक प्राइम नंबर हो और एक कंपोजिट नंबर हो। ठीक है, जैसे हम बात करते हैं एक नंबर हमने देखा 48 है। ठीक है, रिपीट द प्रोसेस टिल
ऑल द प्राइम नंबर्स ऑब्टेन, जब तक आपके सारे के सारे नंबर प्राइम नंबर ना आ जाए तब तक आपको करते ही रहना है। ठीक है भैया, यानी कि कोई भी मेन नंबर है, जैसे 48 है, प्राइम नंबर नहीं है, बट आपको इसको क्या करना है, प्राइम नंबर्स में तोड़ना है। ठीक है, जैसे कि हमने 48 है, 48 को क्या तोड़ा, 48 को हम लिख सकते हैं 2 की पावर 4 इंटू 3 की तरह से हमने लिख लिया। इसमें 3 तो प्राइम नंबर, एक इसमें से 2 भी प्राइम नंबर है, बट बाकी के 2 जो है वो प्राइम नंबर में नहीं आएंगे क्योंकि मल्टीप्लाई करके आंसर बढ़ा देगा। ठीक है, तो हमने क्या किया, पूरे ओवरऑल कॉन्सेप्ट को क्या कर दिया, प्राइम नंबर के टर्म्स में लिख लिया। जैसे कि हमने क्या किया, इसमें हमने जब आंसर देखा तो भाई एक आपका जो 3 आ रहा है, आप देख पा रहे हैं कि जो 3 है ये प्राइम नंबर है, ये लाइन से यहाँ पर 2 आ रहे हैं लगातार, ये भी प्राइम नंबर है। ओवरऑल आपका नंबर क्या था, 48 है। ठीक है, 48 को आपने क्या किया, 48 को 2 से डिवाइड किया तो आपका आंसर कितना आ जाएगा, 21, मतलब 24 आएगा। फिर 28 को फिर से 4 से डिवाइड किया, मतलब 2 से डिवाइड किया तो आपका 12 आ गया। 12 को फिर से 2 से डिवाइड किया, 2 6 से क्या आ गया, 12 आ गया। फिर 2 को फिर से 2 3 या 6 आ गए। यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। तो ये आपके क्या आ गए, बेसिक्स रूल्स आ गए ट्री क्या बनाने के लिए, अगर आपको फैक्टर ट्री बनाना चाह रहे हैं उसके लिए। आगे हम बात करते हैं फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक। अर्थमेटिक की एक फंडामेंटल थ्योरम भी है। ठीक है, आगे देखिए फंडामेंटल थ्योरी है क्या आखिर। तो एवरी कंपोजिट नंबर कैन बी एक्सप्रेस्ड एज अ प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर। किसी भी कंपोजिट नंबर को अगर हमें बताना है तो किसी भी प्राइम नंबर एंड किसी भी प्राइम नंबर को हम क्या करें, मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास कंपोजिट नंबर आ जाएगा। ठीक है, ये ध्यान रखें। दिस एक्सप्रेशन इज़ यूनिक, ये एक्सप्रेशन जो है बिल्कुल परफेक्ट है और 100% रिजल्ट देती है अपार्ट फ्रॉम द अदर इन विच दे अपीयर्स। तो ये सारे के सारे, इसके अलावा भी और भी नंबर होते हैं, बट सिंपल सा अगर आपको डायरेक्ट निकालना है कि भाई हमें कंपोजिट नंबर चाहिए कोई भी, तो आप क्या करें, किसी भी दो प्राइम नंबर को आराम से मल्टीप्लाई करें, आपका आंसर बड़े आराम से आ जाएगा। ठीक है, आगे हम बात करते हैं कुछ आखिर हमने जो यूक्लिड्स डिवीज़न लेमा पढ़ा और ये फैक्टर ट्री पढ़ी है, इसका एप्लीकेशन के बारे में बात करते हैं। टू लोकेट HCF एंड LCM, जब भी हमें HCF निकालना होता है या LCM निकालना होता है ऑफ 2 और मोर पॉजिटिव इंटीजर, 2 या 2 से ज़्यादा पॉजिटिव इंटीजर का अगर हमें HCF निकालना है तो हम क्या करेंगे, यूक्लिड्स डिवीज़न लेमा का यूज़ करेंगे। और अगर हमें LCM निकालना है तो हम क्या यूज़ कर सकते हैं, फैक्टर ट्री यूज़ कर सकते हो। टू प्रूव इरेशनलिटी ऑफ नंबर, अगर हमें ये प्रूव करना है कि कोई नंबर इरेशनल है या नहीं, तब भी हम क्या कर सकते हैं, फैक्टर ट्री या फिर यूक्लिड्स डिवीज़न लेमा का भी यूज़ कर सकते हैं। टू डिटरमाइन द नेचर ऑफ द डेसिमल एक्सप्रेशन ऑफ रेशनल नंबर, किसी भी रेशनल नंबर की हम डेसिमल एक्सप्रेशन को भी हम क्या कर सकते हैं, पता कर सकते हैं। आगे हम बात करते हैं कुछ इम्पॉर्टेंट रूल्स हैं, जैसे कि हम बात करते हैं एल्गोरिथम टू लोकेट HCF एंड LCM ऑफ 2 और मोर पॉजिटिव इंटीजर। अगर हमें 2 या 2 से ज़्यादा पॉजिटिव इंटीजर का हमें HCF निकालना है और LCM निकालना है तो क्या तरीका रहेगा, हमें क्या करना है, हमें सबसे पहले फैक्टराइज करना है। क्या करना है, फैक्टराइज ईच ऑफ द गिवन पॉजिटिव इंटीजर्स एंड एक्सप्रेस देम एज अ प्रोडक्ट ऑफ पावर्स ऑफ प्राइम इन असेंडिंग ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ प्राइम। ठीक है, तो आपको करना क्या है, नॉर्मली अगर हमें क्या करना है, किसी भी नंबर का, यानी किसी भी पॉजिटिव इंटीजर हैं या 2 हैं, 2 से ज़्यादा है पॉजिटिव इंटीजर, अगर हमें उनका क्या करना है, या तो LCM निकालना है या HCF निकालना है, तो हमें क्या करना है, फैक्टर ईच ऑफ द गिवन पॉजिटिव इंटीजर, हमें सबसे पहले उनका फैक्टर निकाल लेना है। एक्सप्रेस देम एज अ प्रोडक्ट ऑफ पावर्स, और उनको क्या करना है, उन सभी के फैक्टर निकाल के, फैक्टर जो निकलेंगे प्राइम नंबर में निकलेंगे, और जितने भी प्राइम नंबर रिपीट होंगे वो उन सभी को पावर लगा के लिख लेना है। जैसे हमने ऊपर किया था, 2 के पावर में लगभग 4 लिखा हुआ था, तो 2 की पावर या बार बार यानी 2 आया है, कितनी बार, 4 आया है। वैसे ही जब हम फैक्टर निकालेंगे तो कोई भी नंबर जो है, यानी कोई भी प्राइम नंबर वो हो सकता है 2 या 2 से ज़्यादा बार रिपीट हो, तो हमें उसकी पावर लगा के लिख लेनी है। पहला काम आपको ये करना है। उसके बाद आप क्या करेंगे, ठीक है, नेक्स्ट आपका क्या काम है सेकंड स्टेप में, टू फाइंड HCF। अगर हमें HCF निकालना है, आइडेंटिफाई कॉमन प्राइम फैक्टर्स, हमें क्या करना है, ऊपर वाले नंबर्स में, जैसे कि हम बात करते हैं, सपोज़ हमें क्या करना है, हमारे पास एक नंबर है 24, ठीक है, और दूसरा नंबर क्या है हमारे पास, मान लेते हैं हमारे पास दूसरा नंबर है 12। हम इनके फैक्टर्स निकालना चाह रहे हैं, क्या निकालना चाह रहे हैं, फैक्टर्स। 24 को हम क्या लिखेंगे, 24 को हम लिखेंगे क्या, 2, ठीक है, मतलब एक बार हम LCM ले लेते हैं तो आपको और जल्दी समझ में आएगा। यानी 24 आपने ले लिया, 2 से डिवाइड कर रहे हैं, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, फिर 2 6 जा 12, फिर 2 3 जा 6,
ठीक है। तो यहाँ आपके 2 की पावर 3 आ गया, यानी कि 2 की पावर 3 आ गया और इंटू 3 लिखा। इसी टाइप से अब जब हम 12 को लिखते हैं तो 12 का टेबल देखो, यहाँ से 12 कट रहा है, यानी कि 2 2 2 आ गए और एक 1 भी आ रहा है। तो इसको हम लिखेंगे, अगर हम 12 को लिखेंगे तो 2 की पावर 2 इंटू 3 लिखेंगे। तो कॉमन क्या आया भाई, एक 3 3 आई और 2 2 2 आए, एक 2 फिर भी बच गया। समझ में आया कि नहीं, एक 2 बच गया। जब हम क्या निकालेंगे, अगर HCF निकालेंगे तो आपको हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकालना है। तो इसमें से हाईएस्ट क्या कॉमन फैक्टर है, ठीक है, हाईएस्ट भी होना चाहिए और कॉमन भी होना चाहिए। तो भाई 3 3 कॉमन है और 2 2 2 कॉमन है, तो 2 2 जा क्या गया 4 और 4 3 जा क्या आ गया 12, यानी कि जो दोनों का HCF होगा वो क्या होगा भाई 12 होगा, क्योंकि HCF जो है वो दोनों के टेबल में आना चाहिए। तो 12 एक HCF कहलाएगा। ठीक है, आगे हम बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट की। तो इसमें आपने देखा कि जब भी हम क्या निकालना चाह रहे हैं, HCF निकालना चाह रहे हैं, तो HCF के लिए हमने क्या किया कि हम कॉमन ले रहे हैं। ठीक है, कॉमन प्राइम फैक्टर से ऐसे निकाल रहे हैं। आगे हम बात करते हैं टू फाइंड, ठीक है, फाइंड द लीस्ट पावर एंड मल्टीप्लाई देम टू गेट HCF। हमें क्या करना है, HCF निकालना है, और उसको तब तक क्या करें, जो मैंने मेथड आपको बताया अभी वो HCF निकालने का। आगे टू फाइंड LCM, अगर हमें LCM निकालना है, फाइंड द ग्रेटेस्ट कंपोनेंट, आपको क्या करना है, दोनों में से बड़े नंबर को, में से बड़े कंपोनेंट को निकालना है। ठीक है, एंड देन मल्टीप्लाई देम टू गेट द LCM। आपको क्या करना है, उसको फिर मल्टीप्लाई करना है। क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है, क्योंकि हमें मल्टीपल निकालना है। हमें एक बड़ा लेना है और एक छोटा, और दोनों में से हमें क्या निकालना है, लोएस्ट कॉमन मल्टीपल, यानी कि ऐसा छोटे से छोटा नंबर हो जो कि दोनों की टेबल में हो आए और वो मल्टीपल भी हो दोनों के टेबल का। ठीक है, तो वो आपको क्या आ जाएगा, LCM। सपोज़ जैसे कि हम बात करते हैं LCM निकालना है, सपोज़ हम 12 का LCM निकालना चाह रहे हैं, 12 और 24 का ही। तो 12 और 24 का जो LCM निकल के आएगा, जो आपने देखा था कि भाई आपका क्या क्या कॉमन आ रहा है, तो LCM भी अगर हम बात करें 12 और 24 का, तो हमने क्या किया था, अभी आपने देखा भाई 12 का हमने लिया था, तो 2 6 जा के आ गया 12 आ गया, फिर 2 3 जा के आ गया 6 आ गया, और 3 1 जा के आ गया 3 आ गया। इसी टाइप से अगर हम 24 को लेते हैं, 2 1 जा 2 2 2 जा 4 आ गया, और 2 6 जा 12 आ गया, और 2 3 जा क्या आ गया 6। इस टाइप से हमारे नंबर्स आ रहे हैं। ठीक है, तो नंबर्स में आपने क्या देखा कि भाई क्या क्या कॉमन आ रहा है, ये 2 आ रहा है, ये वाला 2 भी आ रहा है, और यहाँ पर ये नीचे 3 आ रहा है, तो 3 आ रहा है। तो ओवरऑल अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे, 2 2 ज़ा 4 3 ज़ा 12, तो इसका मल्टीपल क्या होगा, अगर हम मल्टीपल की बात करते हैं तो मल्टीपल निकल के आपका आ जाएगा। ठीक है, तो आगे हम बात करते हैं इसी टाइप से, मतलब जो अभी आप मल्टीप्लाई करेंगे उससे आपका मल्टीपल निकल के आ जाएगा। ठीक है, आगे हम बात करते हैं प्रूफ, किसकी बात कर रहे हैं, प्रूफ की। द प्रूफ इरेशनैलिटी, टू प्रूव इरेशनैलिटी ऑफ नंबर, किसी भी नंबर की हम इरेशनैलिटी अगर निकालना चाह रहे हैं, सम और डिफरेंस ऑफ रेशनल नंबर। ठीक है, रेशनल और इरेशनल नंबर हमेशा। तो एक कुछ खास बातें आपको ध्यान रखनी है कि किसी भी सम कर रहे हैं, यानी कि किसी भी रेशनल नंबर या फिर इरेशनल नंबर को प्लस करते हैं या फिर माइनस करते हैं, आंसर हमेशा इरेशनल ही आना है। आगे एक इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, द प्रोडक्ट और कोशेंट ऑफ नॉन ज़ीरो रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर इज़ इरेशनल। ये ध्यान रखना है कि अगर हम प्रोडक्ट कर रहे हैं या फिर कोशेंट की बात कर रहे हैं, अगर हम प्रोडक्ट करते हैं या कोशेंट करते हैं, ठीक है, या फिर कोशेंट ऑफ नॉन ज़ीरो रेशनल नंबर, कोई भी रेशनल नंबर है, नॉन ज़ीरो रेशनल नंबर है, यानी ज़ीरो नहीं है, उसका जो कोशेंट होगा, या फिर अगर हम उन्हें प्रोडक्ट भी करते हैं किसी भी रेशनल और इरेशनल नंबर को, तो भी हमारा आंसर इरेशनल ही आना है। ठीक है, आगे हम बात करने जा रहे हैं टू डिटरमाइन द नेचर ऑफ डेसिमल एक्सप्रेशन ऑफ रेशनल नंबर। रेशनल नंबर को अगर हम डेसिमल एक्सप्रेशन में अगर हम रिप्रेजेंट करना चाह रहे हैं तो हम कैसे लिखेंगे, लेट एक्स, मान लेते हैं कोई भी एक्स जो है एक नंबर है। ठीक है, एक्स को हमने मान लेते हैं कि पी बाई क्यू के फॉर्म में हमें पता है कि भाई रेशनल नंबर लिखा जाता है, जिसमें पी और क्यू जो है दोनों के दोनों कहाँ से बिलोंग करेंगे, इंटीजर्स से। को प्राइम आर को प्राइम, मान लेते हैं कि पी और क्यू दोनों के दोनों को प्राइम्स हैं। ठीक है, को प्राइम्स हैं, एंड बी आर रेशनल नंबर हुज डेसिमल एक्सप्रेशन इज टर्मिनेटिंग, यानी पी को क्यू से डिवाइड किया तो आंसर आपका पॉइंट में भले ही आ रहा है बट आंसर डिवाइड होके एग्जैक्ट आंसर देगा वो। ठीक है, यानी कि आपका आंसर खत्म होगा कहीं ना कहीं पॉइंट में ही हो गया ना। देन द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ क्यू इज द फॉर्म, ठीक है, इज ऑफ द फॉर्म 2 की पावर m
एंड 5 की पावर n के टर्म्स में हमें क्या रिप्रेजेंट कर सकते हैं, प्राइम फैक्टर्स को लिखा जाएगा। ठीक है, जहाँ पर आपकी m एंड n, m और n जो आपके दो वैल्यू देख पा रहे हैं, m और n जो वैल्यू है ये दोनों की दोनों नॉन नेगेटिव हुई, मीन्स नेगेटिव नहीं लेनी है। एक और यहाँ पर स्पेशल कॉन्सेप्ट है कि लेट x, अगर मान लेते हैं कि p अपॉन q जो है उसको x मान लेते हैं, जिसमें अगर हम p अपॉन q को रेशनल नंबर मानते हैं सच दैट अगर हम प्राइम फैक्टराइजेशन यूज़ करते हैं तो हमारा जो q है हमें क्या नहीं लेना है, q इज़ नॉट ऑफ द फॉर्म। तो q जो यानी नीचे वाला जो है वो किस फॉर्म में नहीं होगा, 2m इंटू 5n, यानी 2m 5n 2 की पावर m एंड 5 की पावर n के फॉर्म में नहीं होगा। और जिस कंडीशन में m और n जो है वो नॉन नेगेटिव टर्म्स इंटीजर्स होंगे। द x हैज़ नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल एक्सप्रेशन। एक इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट क्या है कि अगर हम 2 की पावर 3 लिख देते हैं, कैन बी रिटन एज 2 की पावर 3 है, तो 2 की पावर 3 को हम 2 की पावर 3 इंटू 5 की पावर 0 भी लिखा जा सकता है, क्योंकि आपको ये फार्मूला पता होना चाहिए कि किसी भी नंबर की अगर पावर अगर 0 लिखते हैं तो वो 1 माना जाता है। ध्यान रहे, इसका मतलब एक ही पावर, यानी किसी भी नंबर की पावर अगर हम 0 लिखते हैं वो 0 कभी नहीं होता, वो हमेशा 1 होता है। तो हम इसको 1 की जगह पर हम क्या लगा सकते हैं, किसी भी नंबर की पावर लगा के 0 लगा के लिख सकते हैं बड़े आराम से, कोई इफेक्ट नहीं डालेगा इक्वेशन में। समझ में आया? इसी टाइप से 5 की पावर 2 है तो हम इसे इस तरह से भी लिख सकते हैं कि 5 की पावर 2 और 2 की पावर 0 इंटू 5 की पावर 2, तो इस तरह से भी लिखा जा सकता है, इसमें भी कोई इफेक्ट नहीं है। ठीक है, तो आज के लिए हमारा जो चैप्टर है कि बेसिक्स ख़त्म हुई है, कल से हम नई एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो नेक्स्ट क्लास के लिए लगातार आप जुड़े रहिए। आज के लिए इतना ही। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।